Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Saulat and it is your New Oxford Modern English Book 3. Today we have to discuss a new chapter which is included in month of December, and the chapter name is The Story of Silk. Okay, very interesting. बहुत दिलचस्प चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। द स्टोरी ऑफ मिल्क यानी कि रेशम की कहानी। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये रेशम कौन है। तो रेशम जो है बेसिकली ये एक तरह का फाइबर होता है, एक कपड़ा होता है जो बहुत शाइनिंग मतलब चमकता हुआ कपड़ा होता है, और अक्सर बेशतर जो है इसको हम विंटर सीजन में पहनते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म कपड़ा होता है। ठीक है, सिल्क। ओके, तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बेटा वो हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स टू नो, यानी कि ये इसमें बताया ही जाएगा कि रेशम की कहानी बताई जाएगी कि रेशम कपड़ा जो है वो किस तरह से डिस्कवर किया गया, किस तरह से बनता है, क्या रिसोर्सेज होते हैं और ये कहाँ से मतलब इसकी हिस्ट्री शुरू होती है रेशम के कपड़े की। ये तमाम तरह चीज़ें हम इस बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस वर्ड्स टू नो। द फर्स्ट वर्ड इज़ आर्टिफैक्ट्स, मीन्स दिलचस्प चीज़ें। बियरिंग, चाल ढाल। कुकून कहा जाता है बेटा, ये एक रेशम का गिलाफ होता है, उसको कहा जाता है रेशमी गिलाफ। कॉन्फाइंड, इसके मायने मफ़हूम होते हैं बेटा महदूद। लिमिट, जिसको हम कह सकते हैं कस्टम्स यानी कि रस्म व रिवाज यानी कि जैसे हमारे यहाँ शादी की तकरीबात हैं, सब वो रस्म व रिवाज का हिस्सा होती हैं। एलेबोरेट, इसके मायने मफ़हूम होते हैं मेहनत से बना हुआ। एंड देन एम्पेरर, इसके मायने मफ़हूम होते हैं शहंशाह। मैन्युफैक्चर्ड, इसका मतलब बनाया। वेवर, यानी कि इसका मतलब होता है जुलाहा हम उस चीज़ को कहते हैं अ पर्सन हु मेक्स क्लॉथ्स बाय क्रॉसिंग थ्रेड ओवर एंड अंडर ईच अदर। ये कपड़ा बुनने वाला जो होता है, जो कपड़ा बुनते हैं आपके घर में जो आपकी मदर हैं, अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे कि मॉम ये वेबर क्या होता है, जुलाहा क्या होता है, तो वो आपको बताएंगी कि जिस तरह से ऊन को आपके घर में जो आपकी वालदा हैं या जो आपकी सिस्टर हैं वो क्या करते हैं कि उसको बुनते हैं और बुनकर स्वेटर बनाते हैं। मतलब धागा होता है और धागे को पिरोकर बुनकर एक दूसरे से जोड़कर वो पूरा स्वेटर बहुत खूबसूरत सा तश्कील कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा हुनर होता है जो औरतों के पास होता है, और मर्द हजरात भी इसको करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो औरतें होती हैं जो कपड़ा बुनती हैं, स्वेटर्स वगैरह करती हैं। बाकी इंडस्ट्री में तो खैर मर्द हजरात इसको बड़े पैमाने पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वेवर्स मतलब कपड़ा बुनने वाला। लाइक दिस सबसे पहले तो मैं आपको ये पैराग्राफ देखें, आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ बेटा इसके मायने मफ़हूम दूंगा। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले जो है वो पहले पैराग्राफ के मायने मफ़हूम दे रहा हूँ जो अ लॉन्ग टाइम अगो से लिखा है। डिड यू नो दैट सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना? क्या आप जानते हैं कि सिल्क जो है वो रेशम की चीन में दरियाफ़्त हुआ, यानी कि जो रेशम है वो कहाँ दरियाफ़्त हुआ? चीन में दरियाफ़्त हुआ है, चाइना में दरियाफ़्त हुआ है। उसके बाद अ लॉन्ग टाइम अगो से लेकर मैरी हर तक मैं आपको मायने मफ़हूम बताऊंगा, आपने इसको अच्छी तरीके से देखना है। अ लॉन्ग टाइम अगो इन द टाइनी विलेज इन चाइना देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल बिलोंगिंग टू अ वेवर फैमिली। कहा जा रहा है कि बहुत अरसा पहले चीन के एक छोटे से गांव में एक जुलाहे के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक गरीब लड़की रहती थी। वन डे द एम्परर वाज पासिंग थ्रू द विलेज एंड सॉ हर वर्किंग इन द फील्ड्स। एक दफ़ा जो है वहाँ से शहंशाह गुज़र रहा था, उसने खेतों में उसे काम करते हुए देखा, फील्ड्स खेतों में। He noticed her pretty face, her proud bearing, and her rough work-worn hands, which meant she worked very hard through the year. He immediately fell in love with her, and though he was much older, decided to marry her. कहा जा रहा है कि जब वो शहंशाह गुज़र रहा था बागों से तो उसने लड़की को काम करते हुए देखा। उसने उस लड़की के खूबसूरत चेहरे, उसकी फ़ाखराना चाल ढाल यानी कि जिसको हमने कहा हर प्राउड बियरिंग, उसकी फ़ाखराना चाल और उसके खुरदरे हाथ, मेहनत और मुशक्क़त से निशान ज़दा हाथों को देखा। यानी कि उसके खुरदरी यानी कि उसके जो हाथों की सरफेस थी वो
रफ़ थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। उसको देखा जिससे ये साफ ज़ाहिर था कि लड़की सारा साल मेहनत करती है। वो फ़ौरन उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया। ही इमीडिएटली फेल इन लव, मोहब्बत करने लगा उस लड़की को देखकर, उससे बहुत मुतासिर हुआ। अगरचे वो शहंशाह उम्र में बहुत ज़्यादा था लेकिन फिर भी उसने उस लड़की से शादी का फ़ैसला किया। लाइक दिस, ओके। The girl married the ruler of the land and went to live in his palace as his beloved queen, but she was unhappy. She had grown up in the wide open spaces of the countryside. कहा जा रहा है कि लड़की ने मुल्क के हुक्मरान से शादी कर ली और उसकी बहुत मनपसंद मलका की हैसियत से, बिलव्ड क्वीन, मनपसंद मलका, महबूब मलका की हैसियत से उसके महल में रहने लगी, लेकिन वो नाखुश थी। बट शी वॉज अनहैप्पी, नाखुश थी। शी हैड ग्रोन अप इन द वाइड ओपन, वो पली बड़ी हुई थी, उसने होश संभाला था, खुली फिजाओं में पली बड़ी थी और अब वो एक महल तक महदूद रह चुकी थी। ठीक है, एंड नाउ शी वाज कन्फाइंड टू अ पैलेस, और अब वो एक सिर्फ महल तक हद तक जो है वो महदूद हो चुकी थी। मैग्निफिसेंट तो इट वाज, शी वाज यूज्ड टू वर्किंग from dawn to night without a moment's rest, but now she had many servants to take care of her needs and did not know how to fill her time. बताया जा रहा है कि वो एक महल तक महदूद हो चुकी थी। अगर से ये बहुत आलीशान था, वो सुबह से रात तक एक लम्हा आराम के बगैर काम करने की आदी थी। आपको यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, डॉन टू नाइट, इसका मतलब होता है सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक वो काम में मसरूफ़ रहती थी। अब उसके पास अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए कई खादिम थे। अब उसके पास जो हैं वो बहुत सारे सर्वेंट्स थे अपने काम निकलवाने के लिए। पहले वो ख़ुद काम करती थी लेकिन अब उसके पास सर्वेंट्स थे, मैनी सर्वेंट्स थे, टू टेक केयर ऑफ़ हर नीड्स, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए। अब उसे समझ नहीं आता था कि वो अपना टाइम किस तरह से गुजारे। इन द विलेज शी हैड बीन सराउंडेड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स हु एक्सचेंज्ड न्यूज़ एंड गॉसिप एज दे वर्कड, बट इन द पैलेस इट वॉज क्वाइट एंड नो वन स्पोक आउट ऑफ द टर्न। कहा जा रहा है कि गांव में वो घर वालों और दोस्तों के दरमियान घिरी रहती थी जो काम करते हुए ख़बरों और गपशप का तबादला करते, लेकिन महल में खामोशी थी। बिल्कुल वो उसके लिए इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज थी और कोई भी बेमौका बात नहीं करता था। The emperor noticed his new wife was sad and tried his best to make her happy. उसके शौहर ने, शहंशाह ने ये महसूस कर लिया था कि उसकी जो बीवी है, गौर कर लिया था कि वो नाखुश है। He bought her grand clothes, jewels and artifacts through elaborate parties, hired the best musicians of the land to amuse her. Okay, yet she was sad. कहा जा रहा है बादशाह ने उसे खुश करने की पूरी कोशिश की। उसने उसके लिए शानदार कपड़े भी ख़रीदे, बेहतरीन किस्म के कपड़े ख़रीदे, उसके लिए जेवरात भी ख़रीदे और दिलचस्प चीज़ें ख़रीदी, बड़ी बड़ी दावतें की। उसकी दिलबस्तगी करने के लिए मुल्क के बेहतरीन मौसीक़ारों की खदमात भी हासिल करी, उसका दिल बहलाने के लिए मौसीक़ार भी बुलाए, लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी अफसरदा थी, अफसोस में मुब्तला थी। देन ये मैं आपको आफ्टरनून से लेकर आपको मैं बट व्हाट वाज दिस तक मैं आपको तर्जुमा बताऊंगा। आपने देखना है इसको। एक सहपहर, वन आफ्टरनून, एक सहपहर मलका अपने बाग में शहतूत की एक झाड़ी के नीचे बैठी अपने गांव के ख्यालों में खोई हुई थी। शहतूत मतलब ये जो आपका एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा, मेलबरी का जो वर्ड आपका इस्तेमाल हो रहा है, ये एक किस्म का एक काइंड ऑफ फ्रूट है जो कि आपका पर्पल कलर का फ्रूट होता है। तो ये इसके पत्ते जो हैं वो जो कीड़े खाते हैं उसको हम कहते हैं वॉर्म्स जो होते हैं, क्या सिल्क वॉर्म्स कहते हैं उसको। बेसिकली जो हम उसको नाम देते हैं वो सिल्क वॉर्म्स का कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो खोल चढ़ा हुआ होता है जानवरों के ऊपर वो बिल्कुल रेशम का होता है, यानी कि वो एक किस्म का धागा होता है। इसको हम देखते हैं मलबरी कहते हैं शहतूत को। ये एक किस्म का फूल है जो कि पर्पल कलर का होता है। कहा जा रहा है कि एक झाड़ी के नीचे बैठी थी, अपने गांव के ख्यालों में खोई हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक प्याली से गर्म पानी की चुस्कियां ले रही थी, यानी कि जैसे हम चाय के पीते हैं और आवाज़ आती है। नीले आसमान को देखते हुए लड़की
को उन परिंदों का ख्याल आया जो उसके गांव पर उड़ते थे। फिर उसने हल्की सी आह भरते हुए एक और चुस्की लेने के लिए प्याली उठाई, लेकिन ये क्या था? बट व्हाट वाज दिस? अब इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है एक दफ़ा वो दरख्त के नीचे बैठी अपने माजी को याद कर रही थी, अपने गाँव की बातों को याद कर रही थी और साथ साथ गर्म जो क्या नाम है उसके पास मशरूब था उसको पी रही थी। और कह रहे हैं कि अचानक जब उसने दोबारा से गर्म पानी की चुस्की लेना चाहिए यानी कि उसको पीना चाहा, तो उसने देखा कि ये क्या था? आ कोकून फ्रॉम द मलबेरी बुश हैड ड्रॉप्ड इनटू द हॉट वाटर। कहा जा रहा है कि शहतूत की झाड़ी से एक कोया यानी कि गर्म पानी में आ गिरा था। कोया मीन्स ये एक ऐसा वॉर्म है, एक ऐसा कीड़ा है, कोकोन एक ऐसा कीड़ा है जिसकी जिल्द जो है वो लिपटी भी होती है एक धागे नुमा खोल से, जिसको हम कोकोन कहते हैं। कहा जा रहा है उसका पहला ख्याल ये था कि गर्म पानी और कुएं को फेंक दे, यानी कि उस कीड़े को भी फेंक दे। लेकिन फिर उसने ज़्यादा गौर से देखा कि उसे उस कीड़े में से चंद धागे झांकते हुए नज़र आए। यानी कि उसने जब देखा कि जब वो कोया यानी कि कोकून जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब वो कीड़ा पानी में गिरा तो उसकी स्किन से जो उसके अंदर लिपटा हुआ खोल था धागों का, जिसको हम रेशम कहते हैं, वो पानी में डिज़ोल्व होने लगा, यानी कि पानी में खुलने लगा। जब उसने गौर किया उसकी स्किन पर, उसकी कीड़े की स्किन पर गौर किया तो उसने देखा कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के धागे जो हैं उसकी बॉडी से निकल रहे थे। तो फिर क्या होता है कि उसने धागों को खींचा। जब उसने गौर किया उस कीड़े के ऊपर तो उसने सोचा कि ये कहाँ से आए थे। उसने धागों को खींचा, वो पतले, मजबूत और चमकीले थे। वो खींचती गई और एक लंबा सा धागा बाहर निकल आया। अब मलका को एक ज़बरदस्त ख्याल आया, वो बहुत से कोयों से धागे लेगी और उससे नरम मजबूत कपड़ा बुनेगी। यानी कि उसको अब यहाँ से ख्याल आया अब उसको यहाँ से ख्याल आया था कि वो जो है उस जो कीड़ा है उसको कौन है, उससे जो है उसकी जिल्द में जो मज़बूत और शाइन करता हुआ, चमकता हुआ जो धागा है, जो थ्रेड है, जो धागा है, उसको खींचेगी और खींचने के बाद बहुत सारे धागों को जमा करके उस रेशम को जमा करके वो कपड़ा बुनने की कोशिश करी थी। उसने अभी सिर्फ इरादा किया था, ये उसका एक प्लान था कि वो ये काम इस तरह करेगी और उसको यकीन था कि जो कपड़ा मैं बुनूंगी वो बहुत ही नरम होगा, क्योंकि धागा जो उसने खींचा था, जो उस कोकोन में से निकला था, यानी कि उस सिल्क वॉर्म, एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं सिल्क वॉर्म, यानी कि रेशमी कीड़ा। और रेशमी कीड़ा की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपके जहन में कुछ इबहम हो, यानी कि कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे भी देता हूं कि जो हमारी बटरफ्लाई होती है, आपने बटरफ्लाई को देखा होगा, लेकिन आपने अगर छोटी क्लासेस में साइंस में पढ़ा होगा कि उसकी जो अर्ली स्टेज होती है वो ऐसी नहीं होती। यानी कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पैदाइश से लेकर मरने तक एक जैसी शक्ल व सूरत रखते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो पैदाइश और मरने तक उनकी शक्ल में काफ़ी तब्दीली होती है। जैसे कि मेंढक की मिसाल ले लें, मेंढक जब पैदा होता है तो वो किसी और शक्ल का होता है, फिर वो अपनी शक्ल चेंज करता है, फिर दोबारा अपनी शक्ल चेंज करता है, लेकिन वो सिल्क वॉर्म नहीं होता। लेकिन जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई आपका सिल्क वॉर्म होता है, यानी कि इसमें आपका बटरफ्लाई जो होता है वो मुख्तलिफ स्टेप्स में लेता है, जैसे लार्वा होता है, प्यूपा होता है। तो लार्वा जो होता है, अगर आप डायग्राम में देखें और उसकी पिक्चर को देखें तो वो बिल्कुल खोल में लिपटा हुआ होता है। वो जो पूरा खोल में लिपटा हुआ होता है, बेसिकली वही चीज़ जो होती है वो सिल्क होती है, जिसको खींचा जाए तो बिल्कुल नरम मुलायम और मजबूत धागे टाइप का धागा हमें मिलता है। ये एक कुदरती चीज़ होती है, अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये जो चीज़ होती है इसी को बहुत सारी क्वांटिटी में जमा करके और फिर जो है वो कपड़ा बुना जाता है और बुना गया, जैसे कि आगाज़ हुआ है। तो ये उसी की बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब उसने इरादा किया है, अब देखिए मज़ीद आगे क्या होता है। शी कॉल्ड हर सर्वेंट, वो अपने मुलाजमों को बुलाती है, खादमों को बुलाती है। उन्होंने शहतूत के दरख्त से कोए निकाले, यानी कि इस तरह के और रेशमी कीड़े निकाले, उन्हें गर्म पानी में डाला और धागा अलहदा किया। उन्होंने बहुत सा सूत इकट्ठा कर लिया, यानी कि बहुत सा धागा जमा कर लिया। फिर मलका ने बुनाई की एक ख़ास मशीन बनाने का हुक्म दिया और उसने नए धागों को
और उसने न्यू थ्रेड्स, नए धागों को इस्तेमाल करते हुए कपड़े का पहला टुकड़ा बुना। इस तरह कपड़े की बेहतरीन और सबसे चमकीली शक्ल रेशम बन गई। तो अब आपकी बात समझ में आई होगी कि रेशम क्या है। रेशम कपड़े की बेहतरीन और सबसे चमकीली शक्ल होती है। अब ये मुख्तलिफ़ कलर्स में इसलिए भी होते हैं क्योंकि जो आपके जहाँ जहाँ से हमारे को ये रिसोर्सेज मिलते हैं, अब जैसे कि आप बटरफ्लाई को ले लें, बटरफ्लाई कितनी मुख्तलिफ़ कलर्स की होती हैं। तो जब उनके मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं तो उनका सिल्क भी बिल्कुल मुख्तलिफ़ होता है, कलर अलग अलग होता है। ये आपको ब्राउन भी मिलेगा या आपको रेड भी मिलेगा, तो इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। ओके, अब आप मेरी बात को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो चैप्टर में नहीं थी, लेकिन मैंने आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क स्प्रेड थ्रू आउट द चाइना, कहा जा रहा है रेशम की तैयारी का काम पूरे चीन में फैल गया। वो कपड़ा था जो सिर्फ शाही ख़ानदान के लोग पहन सकते थे, क्योंकि ये बहुत महंगा था। और बताया ये जाता है कि अगर क्या नाम है 1 किलो अगर आपने रेशम चाहिए तो उसके लिए 104 kg सिल्क वॉर्म्स जो हैं वो दरकार होते हैं। अब आप सोचें ये कितना महंगा तरीन और मुश्किल प्रोसेस होता होगा। कहा जा रहा है कि अगर 1 किलो आपने अगर 1 kg अगर आपको चाहिए, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि अगर 1 kg आपको रेशम चाहिए तो उसके लिए आपको 104 kg जो है वो इंसेक्ट्स चाहिए होंगे, जिनकी मदद से आपको 1 kg जो है वो रेशम मिलेगा। अच्छा, और ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं बेसिकली ये शहतूत पे इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये शहतूत का पत्ता खाते हैं, और ये जो पत्ता खाते हैं उस पत्ते की वजह से उनकी जो जल्द होती है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। ओके, फिर उसके बाद बताया जा रहा है रेशम की तैयारी पूरी चीन में फैल गया थ्रू आउट द चाइना। और फिर बताया जा रहा है ये वो कपड़ा था जो सिर्फ शाही ख़ानदान के लोग पहन सकते थे, और रूम जैसे दूर दराज मुल्कों में इसकी बहुत मांग थी। एशिया से गुजरने वाले जिस रास्ते के ज़रिए चीन और यूरोप की तिजारत होती थी उसे शाहराए रेशम कहा जाता है। सिल्क रूट उसे शाहराए रेशम भी कहा जाता है, यानी वो रास्ता जिसके ज़रिए चीन और यूरोप की तिजारत होती थी उसको नाम ही इसी का दे दिया था, शाहराए रेशम। देन अब इस पैराग्राफ के मायने मफ़हूम बताऊंगा मैं आपको नाउ दैट से लेकर मैट तक। अब जबकि चीनियों ने रेशम का कपड़ा बुनना सीख लिया था, वो इस इल्म को दुनिया में किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते थे, वो किसी और के साथ इसको शेयर करना नहीं चाहते थे इस नॉलेज को। और बताया ये जा रहा है कई सालों तक चीन के शाही ख़ानदान के तमाम अफराद से अहद लिया जाता था, यानी कि पासदारी की जाती थी कि कोई भी ये राज किसी को नहीं बताएगा। जब शहजादियों की शादियां होती और वो दूर दराज के मुल्कों में चली जाती, आफ्टर मैरिज शहजादियाँ जब शादी होती और शादी होने के बाद जब रुखसत होकर दूर दराज जाती तो उन्हें नए घर में किसी को ये बताने की इजाज़त ना होती कि रेशम कैसे बनाया जाता है, हाउ सिल्क वॉज मेड, रेशम कैसे बनाया जाता है, इस बात की उन्हें इजाज़त हरगिज़ नहीं होती थी। देन बहुत लिखा है मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद एक होशियार शहजादी ने क्लेवर प्रिंसेस होशियार शहजादी ने शादी के बाद अपना घर छोड़कर जा रही थी। जैसे कि दस्तूर था उसके थैलों की बड़ी बारीकी से तलाशी ली गई। कस्टम यानी कि रस्म और रिवाज था, शादी के बाद वो रुखसत होती थी। तो हर बैग्स वर सर्च्ड केयरफुली टू चेक दैट शी डिड नॉट कैरी एनीथिंग दैट वुड हेल्प द मेक सिल्क। तो उसके बैगों की बड़ी अच्छी तरीके से तलाशी ली गई कि कहीं ये कोई सिल्क अपने साथ लेके ना चली जाए और ये राज जो है वो बाहर ना निकले। लेकिन वो चूँकि बहुत होशियार शहजादी थी तो इसलिए उसने क्या किया, ये शहजादी बहुत छोटी उम्र से रेशम की बुनाई कर रही थी। दिस प्रिंसेस हैड बीन वीविंग, बुनाई कर रही थी सिल्क फ्रॉम अ यंग एज, बहुत छोटी उम्र से, एंड वांटेड टू कंटिन्यू टू डू सो, और चाहती थी कि वो उसको जारी रखे। व्हेन एवर शी वेंट, जहाँ भी वो जाए। शी हैड हिडन द cocoons इन हर लॉन्ग एलिब्रेट हेयर डू। कहा जा रहा है बेटा कि उसने इतनी होशियारी दिखाई कि उसे इल्म था कि मेरा बैग और मेरा सामान वगैरह जो भी है वो चेक होगा। तो बताया जा रहा है कि उसने वो जो रेशम का खोल था जो उसने जमा किया हुआ था वो अपने बालों में छुपा लिया और किसी को आइडिया भी नहीं हुआ कि नो वन थॉट ऑफ लुकिंग देयर, और किसी ने उस तरफ तवज्जो भी नहीं दी। व्हेन शी वेंट टू हर हस्बैंड्स हाउस, और जब वो अपने शौहर के घर गई, शी टुक आउट दिस कोकून्स, उसने अपने बालों में से वो रेशमी धागा जो है वो निकाला, रेशमी जो
धागा था वो निकाला एंड स्टार्टेड गैदरिंग सिल्क थ्रेड, और फिर उसने जो है रेशम की बुनाई करना शुरू कर दी। उसने कोई अपने बालों से निकाले और रेशम के धागे इकट्ठे करने लगी, उनको बुनने लगी। इन दिस वे द लेजेंड गोज नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक सिल्क लेफ्ट चाइना। इस तरह रेशम की तैयारी का इल्म चीन से बाहर निकल गया, तो और फिर ये दूर दराज तक फैल गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये एक कपड़ा होता है रेशम, और बहुत ही क्या नाम है नायाब समझा जाता था पहले, और इसको बहुत शाही ख़ानदान के लोग पहना करते थे। तो ये इसकी एक हिस्ट्री थी कि ये कहाँ से निकला, कैसे निकला, ये तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर इसके बावजूद आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम है, आपको समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे वो स्कूल टाइमिंग में आकर डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।